नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की मां हरिबा का आज तड़के हुआ निधन, देश भर सहित उत्तराखंड में शोक की लहर। सीएम धामी ने ट्वीट कर व्यक्त किया दुख, बाबा केदार से की प्रार्थना। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिए संकेत, मकर संक्रांति से हो सकती है दायित्व वितरण की शुरुआत। 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की सूची तैयार, आज घोषित होगी 3 सांगठनिक जिलों की टीम। रुड़की में NH-58 पर भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का हुआ एक्सीडेंट, गंभीर हालत में मैक्स अस्पताल में कराया भर्ती। उधर सीएम धामी ने समुचित इलाज के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। UKSSC पेपर लीक मामला जल्द जब्त होगी, प्रकरण में शामिल गैंग के 2 अन्य सदस्यों की संपत्ति। STF ने सरगना हाकम सिंह सहित सभी की संपत्ति का किया आकलन। नए साल से पहले मसूरी में हुआ सीजन का पहला हिमपात, बर्फ की फाहें गिरने से पर्यटकों के खिले चेहरे। आज भी बारिश और बर्फबारी के आसार। तो सबसे पहले बात करेंगे आज देश की सबसे दुखद खबर की, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का आज निधन हो गया। वहीं आज सुबह 10 बजे उन्हें पीएम मोदी ने मुखाग्नि दी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी का आज तड़के निधन हो गया। हीराबा के निधन पर उत्तराखंड में भी शोक व्याप्त है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन पर दुख और संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताश्री हीराबा के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। बाबा केदार से प्रधानमंत्री व समस्त परिवारजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति व दिव्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने की कामना करता हूं। विभिन्न निगमों, प्राधिकरणों और आयोगों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पदों पर भाजपा नेताओं को दायित्व देने की शुरुआत अगले वर्ष 1 जनवरी को मकर संक्रांति से पर्व से हो सकती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अनौपचारिक बातचीत में इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा कि सरकार में दायित्व दिए जाने के संबंध में 2 दौर की बैठक हो चुकी है। जल्द ही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम व इसके साथ ही इस विषय को लेकर बैठक प्रस्तावित है। इसके बाद दायित्व वितरण के लिए संभावित कार्यकर्ताओं की सूची सरकार को सौंप दी जाएगी। माना जा रहा है कि मकर संक्रांति पर्व पर कुछ पार्टी नेताओं को दायित्व सौंपकर इसकी शुरुआत की जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार कोटद्वार समेत 3 सांगठनिक जिलों की टीम का अभी गठन नहीं हो पाया है। इस बारे में कसरत पूर्ण कर ली गई है और बुधवार को इन जिलों की टीमें घोषित कर दी जाएंगी। इसके अलावा भाजयुमो और ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा भी 1-2 दिन में कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी तक सभी मंडल इकाइयों का गठन कर दिया जाएगा। भारतीय क्रिकेटर टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ है। हादसे के बाद उनकी कार में आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली से घर लौटते समय यह बड़ा हादसा हुआ। रुड़की के नॉर्सन बॉर्डर पर मोहम्मदपुर झाल के पास मोड़ पर उनकी BMW कार हादसे का शिकार हो गई। ऋषभ पंत की हालत गंभीर बनी हुई है। उनकी कार रेलिंग से जा टकराई, जिसके बाद कार में आग लग गई। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल ऋषभ पंत को दिल्ली रोड स्थित सक्षम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत को देखते हुए देहरादून मैक्स अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां पंत को इमरजेंसी में एडमिट किया गया। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाहन दुर्घटना में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत के बारे में अधिकारियों से जानकारी लेते हुए उनका समुचित इलाज की भी संभव व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ऋषभ पंत के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि उनके इलाज का सारा व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अगर एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता हो तो उसकी भी व्यवस्था की जाए।
और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं रुड़की से हमारे संवाददाता अरशद हुसैन। अरशद, आज भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का आज एक सड़क हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं उनको देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। क्या कुछ अधिक जानकारी है, क्या हालत बनी हुई है अभी उनकी? देखिए, आज सुबह ये हादसा हुआ था जब ऋषभ पंत को हल्की सी झटकी लगी तो उनकी गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई और उसके बाद गाड़ी में आग भी लगी। हालांकि वो समय से चलते गाड़ी से बाहर निकल गए और उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और उन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। हालांकि उनके पैर में चोट लगी है, सर में चोट लगी है और कई जगहों पर उनके गंभीर चोटें लगी हैं। पर फिलहाल अगर बात की जाए तो उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। जी अरशद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका हाल जाना है और उनके इलाज का सारा व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, ऐसा कुछ कहा गया है। तो क्या कुछ विशेष व्यवस्था की गई है उनके स्वास्थ्य को लेकर? देखिए, अगर बात की जाए तो तमाम जो डीजीपी हैं उन्होंने भी नोट किया है कि उनकी स्वास्थ्य की कामना है। अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने भी उन्हें खास सुविधाएं देने की बात की है। वहीं स्थानीय लोगों की बात करें तो निवासी उन्होंने भी उनके लिए प्रार्थना का दौर शुरू हो चुका है। तमाम लोग एक दूसरे को जानकारी लेने के में जुटे हैं कि आखिरकार किस तरह ये हादसा हुआ। तो हादसा बड़ा गंभीर था और बड़ा हादसा घटित हो सकता था अगर समय के चलते वो कार से ना निकलते, क्योंकि कार में उसके बाद भीषण आग लगी और कार जो है पूरी तरह से जलकर राख हुई थी। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद अरशद। तो आज भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ी ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ। हादसे के बाद उनकी कार में आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली से घर लौटते समय यह बड़ा हादसा हुआ। रुड़की के नॉर्सन बॉर्डर पर मोहम्मदपुर झाल के पास मोड़ पर उनकी BMW कार हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद कार में आग लग गई। उनकी कार रेलिंग से जा टकराई, जिसके बाद कार में आग लगी। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत। एसएन पंत, आज भारतीय क्रिकेटर टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ है। उनको गंभीर चोट लगी है। वहीं उनको पहले दिल्ली रोड स्थित एक अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां उनकी हालत को देखकर अब उन्हें देहरादून में मैक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज एक दुर्भाग्यपूर्ण खबर उत्तराखंड के रुड़की से निकली है, जहां हिंदुस्तान के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत की जो कार है वो दिल्ली से रुड़की जाकर एक्सीडेंट होगी। तड़के 5:30 बजे का समय था और उस वक्त आनंद फानंद में मौके पर जो स्थानीय लोग थे उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। 108 एम्बुलेंस के जरिए उनको बताया गया, सबसे पहले रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर भर्ती कराए जाने के बाद उनको हायर सेंटर देहरादून के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वर्तमान में उनका इलाज देहरादून के हॉस्पिटल में चल रहा है। हालांकि खतरे से बाहर डॉक्टरों ने उनको बताया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेडिकल बुलेटिन जारी होगा वो तकरीबन लंच के बाद किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर किसी तरीके की आपात स्थिति आती है, ऐसे में राज्य सरकार और सरकारी मशीनरी उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए हायर सेंटर के लिए पूरे तरीके से ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन डॉक्टरों ने अभी हायर सेंटर यानी दिल्ली शिफ्ट करने की बात पर कोई भी अभी जवाब तलब नहीं किया है और ना ही कोई ऐसी बात उन्होंने करी है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इतना जरूर कहा है कि वो खतरे से बाहर हैं और जो गंभीर चोटें उनके पैर में और माथे पर आई है उसका इलाज किया जा रहा है। फर्स्ट एड उनको रुड़की में दिया गया था और मैक्स अस्पताल में इस समय उनका इलाज चल रहा है। हालांकि उत्तराखंड सरकार और तमाम बड़े लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं या जो कहें कि सामाजिक सरोकार से रखने वाले हैं, वो उनके लिए दुआ मांग रहे हैं और कहीं न कहीं अपनी तरफ से जो बन पड़ेगा या सरकारी मशीनरी के जरिए जो बन सकता है एक होनहार क्रिकेटर को बचाने के लिए, तो इस तरीके की सारी व्यवस्थाएं राज्य सरकार की तरफ से इस समय पूरी की जा रही है। और जहां तक हादसे का सवाल है तो इस हादसे के कारणों का अभी तो पूरे तरीके से नहीं कहा गया है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया
कहा गया है कि गाड़ी में कोहरे के कारण झपकी लगने से डिवाइडर से गाड़ी टकरा गई थी और उसके बाद गाड़ी में अचानक से आग लग गई और आग से गाड़ी जलकर खाक हो गई है। लेकिन इस दौरान गनीमत ये रहा है कि ऋषभ पंत को जिस तरीके का ये एक्सीडेंट था उस तरीके से उतनी भयानक चोटें नहीं लगी है, लेकिन पैर में और माथे पर जो चोटें जरूर लगी हैं, जिसका मुकम्मल इलाज अब मैक्स अस्पताल में इस वक्त चल रहा है और फर्स्ट एड रुड़की के सिविल अस्पताल में उनको दिया गया। जी, मुख्यमंत्री ने इस हादसे को संज्ञान में लिया है और साथ ही इलाज का सारा व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, ऐसा कुछ उन्होंने ऐलान किया है। तो क्या कुछ उनके स्पेशल ट्रीटमेंट को लेकर व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, देखिए सरकारी मशीनरी पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है और मुख्यमंत्री खुद ऋषभ पंत के हादसे के बाद से लेकर के अधिकारी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं कोलकाता में है और ऐसे में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिरकार किसी प्रकार की कोई भी मेडिकल या चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता अगर ऋषभ पंत को पड़ती है या डॉक्टर कहते हैं उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए तत्काल प्रभाव से कहीं भी किसी भी हायर सेंटर में रेफर किया जा सकता है। हालांकि इसकी नौबत नहीं आएगी, मैक्स के डॉक्टरों के मुताबिक वो खतरे से बाहर हैं। हालांकि उनको बेड रेस्ट करना पड़ेगा, इलाज उनका चलेगा, लेकिन अभी खतरे से बाहर उनको जरूर कहा गया है और इसी में सरकारी मशीनरी में स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया। इस बात की जानकारी बाकायदा देहरादून के सीएमओ ने मीडिया से मुखातिब होते हुए दी है कि किसी भी परिस्थिति में निपटने के लिए सरकारी मशीनरी उनको हायर सेंटर ले जाने के लिए तत्पर है। जी, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद एसएन पंत। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सके खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में एक और अपडेट सामने आया है। एसटीएफ ने गैंग के सरगना हाकम सिंह की संपत्ति का आकलन करने के बाद अब गैंग के 2 अन्य सदस्यों की भी संपत्ति का आकलन पूरा कर लिया है। एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल के अनुसार कुमाऊं के हाकम चंदन मंडराल ने वर्ष 2015 से अब तक परीक्षाओं की धांधली से लगभग 10 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति अर्जित की है।
वहीं गिरोह के दूसरे सदस्य हाकम का खास गुर्गा अंकित रमोला ने इस परीक्षा की दलाली में करीब 40 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जुटाई है। परीक्षा धांधली गैंग के इन दोनों सदस्यों की संपत्ति के जब्तीकरण के लिए रिपोर्ट जिलाधिकारी देहरादून को भेजी गई है, लेकिन इससे पूर्व हाकम सिंह की संपत्ति के जब्तीकरण का मामला अभी तक माननीय जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचाराधीन है। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता यशराज आनंद। यशराज, यूकेएसएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी एक खबर है जहां जल्द प्रकरण में शामिल 2 अन्य सदस्यों की जो प्रकरण संपत्ति है वो जब्त होने वाली है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? जी सुनीति, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड के यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में एक और नया अपडेट सामने आ गया है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि एसटीएफ ने गैंग के सरगना हाकम सिंह की संपत्ति का आकलन करने के बाद गैंग के 2 अन्य सदस्यों की भी संपत्ति का आकलन पूरा कर लिया है। और साथ ही साथ एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल के अनुसार कुमाऊं के हाकम चंदन मंडराल ने वर्ष 2015 से अब तक परीक्षाओं की धांधली से लगभग 10 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति अर्जित की है। वहीं गिरोह के दूसरे सदस्य हाकम का खास गुर्गा अंकित रमोला ने इस परीक्षा की दलाली में करीब 40 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जुटाई है। परीक्षा धांधली गैंग के इन दोनों सदस्यों की संपत्ति के जब्तीकरण के लिए रिपोर्ट जिलाधिकारी देहरादून को भेज दी गई है, लेकिन इससे पूर्व हाकम सिंह की संपत्ति के जब्तीकरण का मामला अभी तक माननीय जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचाराधीन है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यूकेएसएससी एक ऐसा मुद्दा था जो उत्तराखंड को दहला दिया था इस मुद्दे ने, इस भर्ती घोटाले मुद्दे ने। वहीं लेकिन इस पर बहुत सुंदर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा था कि इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। तो ऐसा देखते हुए जरूर लग रहा है कि मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन लगभग सभी जगह के जिलाधिकारी और प्रशासन तन्मयता के साथ कर रहे हैं और वो लगातार यूकेएसएससी मैटर घोटाला लीक, जो भर्ती घोटाला लीक हो रहा था, उसमें जितने भी गिरोह है, चाहे वो परीक्षा दिलाने वाले गिरोह शामिल हो या पेपर लीक करने वाले शामिल हो या जिस भी तरीके की उसमें धांधली की खबर मिलती है पुलिस को, उस ढंग से कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। और इसी को देखते हुए लगातार हाकम सिंह हो, चाहे उनके निजी उनके मित्र हो या उनके रिलेटिव हो, सभी या कोई भी जितने भी सदस्य हैं गिरोह के सभी को का धीरे धीरे खुलासा पुलिस करते जा रही है और सभी पर तेजी से नकेल कसा जा रहा है। वहीं संपत्ति जब्ती की भी मांग हो, उनकी बात चल रही है। इन सभी की जो अवैध संपत्ति इन्होंने यूकेएसएससी मुद्दा हो गया या अन्य किसी भर्ती घोटाले को लेकर जो अवैध संपत्ति इन्होंने बनाई थी उत्तराखंड में, उनको भी जब्त करने की बात की जा रही है और उसे भी जल्द ही प्रशासन के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। तो बिल्कुल एक तरफ तो यह देखने लोग विपक्ष ये कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, वो हाकम सिंह तक नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा एक काम करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रशासन ने बहुत अच्छा काम करते हुए हाकम सिंह और उसके अन्य सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए एक मिसाल पेश करती है। उत्तराखंड में एक यह मिसाल पेश करती है, ईमानदारी का मिसाल पेश किया गया है। तो इसी को देखते हुए यह एक बहुत अच्छा काम है जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा करवाया गया था। तो इसमें ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश में संपत्ति जब्ती के मामले में तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे चल रहा है। वहीं उत्तराखंड अब दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां पर यदि कोई भी व्यक्ति गलत करते हुए पाया जाता है, किसी प्रकार की धांधली करते हुए पाया जाता है, तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है ताकि भविष्य में कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा गलत करने से पहले 10 बार सोचे कि क्या यदि वो गलत करता है तो उसकी भी संपत्ति को जब्त कर ली जाएगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यह उत्तराखंड वासियों जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यशराज, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हिंदुस्तान की अंतिम नगरपालिका जोशीमठ के द्वारा विश्व की सबसे खूबसूरत जगह औली में सफाई अभियान के कार्यक्रम किया गया। यहां पर्यावरण मित्रों ने कई बैग प्लास्टिक कूड़ा उठाया और इस प्लास्टिक के कूड़े को जोशीमठ तक पहुंचाया। बड़ी बात तो यह है कि इस दौरान पालिका में कई दुकानों पर भी छापेमारी की गई।
आपको बता दें कि पालिका के टीम ने कई दुकानों के चालान काटे। पालिका के सुपरवाइजर अनिल कुमार का कहना है कि ओली में कई दुकानदार प्लास्टिक के चम्मच, प्लास्टिक के डिस्पोजल खुलेआम बेच रहे थे, जिनका पालिका के द्वारा चालान काटे गए और उन्हें निर्देश दिया गया कि भविष्य में इस तरह के काम न करें। विगत 4 वर्षों के उपरांत जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में पांडव नृत्य का आयोजन किया गया। बड़ी बात तो यह है कि आजकल पहाड़ों में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में भी भक्तों की आस्था काफी दिखाई दी। बताया जा रहा है कि 9 दिनों तक यह पांडव नृत्य का आयोजन भगवान नरसिंह मंदिर में किया गया। आपको बता दें कि अंतिम दिवस में यहां भव्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें दौरान सैकड़ों लोग इस मेले के गवाह बने। हमारे नरसिंह मंदिर क्षेत्र में एक वर्ष जाग का मेला होता है और एक वर्ष पांडव नृत्य होता है। तो ये इसी क्रम में एक वर्ष छोड़ के एक वर्ष पांडव नृत्य और एक वर्ष जाग का मेला होता है। उत्तराखंड में लंबे समय से शुष्क बने मौसम ने करवट बदल ली है। प्रदेश भर में दिन भर बादलों के डेरे के बीच चोटियों पर हल्का हिमपात और निचले क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई। मसूरी में वर्षा के साथ सीजन का पहला हिमपात हुआ, जिसमें नववर्ष का उत्सव मनाने पहुंचे सैलानियों की खुशी का ठिकाना न रहा। लाल टिब्बा और लंडोर में देर शाम बर्फ की फाहें गिरने से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। वहीं देहरादून में भी देर शाम वर्षा हुई। इसमें समूचा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा और हिमपात के आसार हैं, जिससे तापमान में और गिरावट आ सकती है। मैदानों में कहीं कहीं शीत दिवस की स्थिति बनी रह सकती है। उधर केदारनाथ में हल्की बर्फबारी हुई। निचले क्षेत्रों में वर्षा से पारा लुढ़क गया और कपकपी बढ़ गई। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला। हिमांशु, उत्तराखंड के मौसम की बात की जाए तो मसूरी में इस सीजन का पहला हिमपात हुआ है। कहीं वर्षा देखने को मिली है तो कहीं बर्फबारी देखने को मिली है। क्या कुछ मौसम बना हुआ है उत्तराखंड का? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जो बहुत लंबे समय से मौसम शुष्क बना हुआ था, उसने करवट बदली है। और हालांकि 48 घंटे की चेतावनी मौसम विभाग ने पहले भी दी हुई थी। और साथ ही साथ उत्तराखंड के जो 2 जिले मैदानी इलाके हैं, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, वहां पर उन्होंने चेतावनी भी जारी की थी। और वहीं देहरादून और मसूरी में गुरुवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। और दून में सुबह से ही बादल छाए रहे थे और साथ ही ठंडी हवाएं भी चल रही थी। और दोपहर के बाद राजधानी देहरादून के इलाकों में कुछ हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई है, लेकिन उतनी तादाद में बारिश नहीं हुई कि जिससे ठंड थोड़ा कम हो सके। इससे ठंड जरूर बढ़ी है। और वहीं मसूरी में भी गुरुवार सुबह से ही मौसम खराब रहा। और मसूरी में सुबह कल की बात है कि काले बादल छाने के बाद ठंडी हवाएं चलने लगी थी और शाम आते आते हल्का सा हिमपात हुआ है। और उसके आसपास के क्षेत्र की बात करें, धनौल्टी की, जो वहाँ पे मशहूर पर्यटक स्थल है, वहाँ पे भी जरूर हल्का हिमपात हुआ। और पर्वतीय इलाकों में बद्रीनाथ की बात की जाए या जोशीमठ की बात की जाए और हरसिल की बात की जाए तो हल्का हिमपात देखने को मिला है। और बद्रीनाथ में आप ठंड का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि बद्रीनाथ धाम में इस वक्त जो तापमान है वो -10 डिग्री के आसपास तक गिर रहा है। और न्यूनतम तापमान दिन के समय में वो 2 बजे तक का 2 डिग्री सेल्सियस तक रह रहा है। और पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं हल्की बारिश होने से धुंध में कमी देखी गई है। जहां हरिद्वार में और मैदानी इलाकों में दिन भर धुंध देखी जा रही थी, कोहरा देखा जा रहा था, जिससे यातायात सेवाएं पूरी तरीके से उत्तराखंड में प्रभावित थी, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र की बात करें या मैदानी क्षेत्र की बात करें। लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो थोड़ा सा छटा जरूर है। और इसके साथ जो पहली बारिश हुई और मसूरी में और जो ओले गिरे हैं हल्की मात्रा में, इससे जो विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा था वहां पर उस कार्यक्रम को भी बहुत देर तक रोकना पड़ा। और बारिश के चलते जो मॉल रोड थी, मसूरी की सबसे मशहूर मॉल रोड, उसे कुछ देर वहां पर कुछ देर के लिए सन्नाटा जरूर फंसा। हालांकि बारिश बंद होने के बाद से दोबारा से कार्यक्रम शुरू किए गए और जो मॉल रोड है वहां पर चहलकदमी फिर देखी गई। और आज भी
जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है। और जो मौसम विभाग है उसका साफ कहना है कि अगले 48 घंटे में कल ही चेतावनी जारी कर दी गई थी कि अगले 48 घंटे उत्तराखंड के लिए अहम रहने वाले हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद हिमांशु। तो चलिए जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की मां हरिबा का आज तड़के हुआ निधन, देश भर सहित उत्तराखंड में शोक की लहर। सीएम धामी ने ट्वीट कर व्यक्त किया दुख, बाबा केदार से की प्रार्थना। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिए संकेत, मकर संक्रांति से हो सकती है दायित्व वितरण की शुरुआत। 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की सूची तैयार, आज घोषित होगी 3 सांगठनिक जिलों की टीम। रुड़की में NH-58 पर भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का हुआ एक्सीडेंट, गंभीर हालत में मैक्स अस्पताल में करवाया भर्ती। उधर सीएम धामी ने समुचित इलाज के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। यूके SSC पेपर लीक मामला जल्द जब्त होगी, प्रकरण में शामिल गैंग के 2 अन्य सदस्यों की संपत्ति। एसटीएफ ने सरगना हाकम सिंह सहित सभी की संपत्ति का किया आकलन। नए साल से पहले मसूरी में हुआ सीजन का पहला हिमपात, बर्फ की फाहें गिरने से पर्यटकों के खिले चेहरे। आज भी बारिश और बर्फबारी के आसार। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।